हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित बंसल आप सभी का मेरी इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे और आपको पुरानी क्लासेस बहुत अच्छी लगी होगी। कई बच्चे हमसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारी ऐप के माध्यम से, प्लस कोर्स उन्होंने ले लिया है अनअकैडमी का और उन्हें हमारी क्लासेस बहुत अच्छी लगी हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ने वाले हैं और अच्छी प्रिपरेशन करने वाले हैं। बंसल 10 कोड हमने बताया था, उसका यूज करिए और हमसे जुड़ जाइए। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बार मेरे बारे में ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर देता हूं अपने आप को। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का आईएएस आरएएस के बच्चों को पढ़ाने का अनुभव रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राज्य व्यवस्था, राजस्थान कला संस्कृति, ये मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। कई मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरएएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, गॉट सेलेक्टेड इन आरएएस एग्जाम, और उन्होंने अच्छी रैंक ली है। और आप में से कई बच्चे हमसे कनेक्ट हो गए हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप सबकी अच्छी रैंक आने वाली है। 7 बार मुझे मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ, उसमें से 5 बार आईएएस की मुख्य परीक्षा और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा का अनुभव शामिल है। जिन बच्चों ने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज जल्दी से जल्दी ले लीजिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। किस प्रकार लेना है जल्दी से गाइड करते हैं। क्रैक आरपीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और इस लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, उसे इंस्टॉल करिए और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन का। इस पे जब जाएंगे तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और इसके क्या फायदे होने वाले हैं? लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस। इसका मतलब हुआ बच्चों, जब आपको बीच में लेक्चर के बीच में कोई डाउट आता है, आप हमसे डायरेक्टली बीच में डाउट पूछ सकते हैं। एक चैट बॉक्स आपको मिलता है, उसके थ्रू आप अपना डाउट हमें लिखकर भेज सकते हैं और हम तुरंत आपके डाउट का जवाब देते हैं। इस प्रकार ये लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, मतलब कि यहाँ पर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलते हैं। 3-4 क्लासेस के बाद में आपको एमसीक्यू की अलग से प्रैक्टिस करवाई जाती है, अलग से क्लास होती है उसके लिए। बहुत सारे एमसीक्यूज मिलते हैं। आप पोल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है। बच्चों, ये पूरा एक एंटरटेनमेंट की तरह आप पूरे स्टडी को आप प्लान कर सकते हैं इस प्लस कोर्स के माध्यम से। साथ में आपकी प्री की एग्जाम की तैयारी हो रही है एमसीक्यू से, मेंस की परीक्षा की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस कोर्स में आपको टेस्ट भी मिलते हैं। और साथ में मैंने जो आपको कोड बताया था बंसल 10, उसके माध्यम से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको उत्तर लेखन का अभ्यास हम डायरेक्टली कराते चलेंगे। वो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है अनअकैडमी का, पूरा की पूरा गुथा हुआ कोर्स है। आपको सारे मेरे लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव मिलेंगे और स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। आपको पूरे लेक्चर्स के बारे में पहले से ही प्लान पता होगा कि मैं कौन सा लेक्चर कब किस तारीख को किस समय लेने वाला हूं। अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ऐसे अनअकैडमी पर इस प्लस सब्सक्रिप्शन के बाद, जिसको आप यूज ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है बच्चों कि मेरे कोड के माध्यम से एडमिशन लिया है तो सिर्फ मेरी क्लासेज ही देखने को मिलेगी। सभी टीचर्स की क्लासेज आप देख सकते हैं, लेकिन मेरी ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे, जिससे मैं आपको आसानी से गाइड कर सकूं। बच्चों, इस कोर्स में से आपको कौन सा कोर्स खरीदना है? मैंने पुराने लेक्चर्स में आपको बता दिया था कि 7,000 रुपए वाला कोर्स लें या 8,400 वाला, ये 12 महीने के लिए है और ये 24 महीने का। इससे कम ड्यूरेशन का आप कोर्स लेते हैं तो इसका फायदा नहीं होता है, क्योंकि आप आरएएस की तैयारी करते हैं और आरएएस की तैयारी 1 साल कम से कम ले लेती है बच्चों। इसलिए आप 12 महीने का कोर्स लीजिए या 24 महीने का कोर्स लीजिए। 12 महीने की 7,000 फीस है। और ये जो कोड है बंसल 10, ये प्रोमो कोड है। जब आप इस प्रोमो कोड को सब्सक्रिप्शन लेते टाइम अप्लाई करेंगे अपनी ऐप में, तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये फीस आपकी सिर्फ 6,300 रह जाएगी। तो इस कोड को आप याद कर लीजिए, बंसल 10। नहीं याद रहता है तो लिख लीजिए कॉपी में और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये कोड आपके बहुत काम आने वाला है। ये कोड एक तो आपको डिस्काउंट दिलाएगा और साथ में ही आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएंगे। दूसरा बच्चों, मैंने बताया कि अगर आप बंसल 10 कोड का प्रयोग कर 24 महीने वाला कोर्स लेते हैं तो ये 8,400 की जो फीस है, इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये फीस रह जाएगी 7,560। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि आपको ये बंसल 10 कोड याद कर लेना चाहिए। ये अनअकैडमी की तरफ से मुझे मिला है आपको बताने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्या अब हम हमारे टॉपिक पर आ सकते हैं? भारत जापान संबंध।
बच्चों, भारत और जापान संबंध एक इंपॉर्टेंट संबंध का निर्वाह करते हैं और आगामी आरएएस की परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत और जापान संबंधों में एक अलग एहसास किया जा रहा है, एक सकारात्मक रुख की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं। और जो प्राचीन जो संबंध हुआ करते थे, ऐतिहासिक संबंध होते थे, जिस दौर से भारत और जापान गुजरे थे, आज उन संबंधों में एक नया आयाम स्थापित हो रहा है। बच्चों, हमारे जो संबंध है वो अधिकाधिक आर्थिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। भारत और जापान के संबंध अब वर्तमान में अधिकाधिक आर्थिक और सामरिक होते जा रहे हैं। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत और जापान संबंध कटु हैं या मृदु हैं, तो मेरी पिछली एक लाइन से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि भारत और जापान संबंध मृदुता की ओर अग्रसर हैं और अधिकाधिक मृदु होते जा रहे हैं। लेकिन क्या भारत और जापान संबंध ऐतिहासिक समय से ही कटु थे, ऐतिहासिक समय से ही मृदु थे? बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग समय काल में इन संबंधों में बदलाव देखे गए हैं और उन सारे बदलावों की हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, इस क्लास में भारत और जापान से संबंधित सारे महत्वपूर्ण मुद्दों की हम चर्चा करेंगे। हर पहलू पर हम नजर दौड़ाएंगे, चाहे वो भारत और जापान के मध्य ऐतिहासिक संबंधों का दौर रहा हो, या फिर भारत और जापान के मध्य आर्थिक संबंध रहे हों, या भारत और जापान के मध्य राजनीतिक संबंध रहे हों, या भारत और जापान के मध्य सामरिक संबंध रहे हों। हर प्रकार के संबंधों की आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और उन पहलुओं पर हम अधिक चर्चा करेंगे, अधिक बल देंगे, जो आपके आरएएस के एग्जाम में इस साल पूछे जाने की संभावना में रहेंगे। इस प्रकार इस रूपरेखा के साथ हम स्टार्ट करते हैं भारत और जापान संबंध। सबसे पहले बच्चों, जापान की अवस्थिति देख सकते हैं। जापान कहां पर लोकेटेड है? क्योंकि आप में से अधिकांश बच्चे नए हो सकते हैं जिन्होंने पहले कभी इस एग्जाम की तैयारी नहीं की और उन्हें हो सकता है इस मैप का भी अंदाजा ना हो, विश्व के मानचित्र का। एक बार आप नजर दौड़ा लें, ये पूरा एशिया का मानचित्र है और इस एशिया के मानचित्र में यहां आपको दिखाई दे रहा है भारत ग्रीन कलर में। ये देखिए यहां भारत, एशिया के दक्षिण में स्थित है भारत, अर्थात दक्षिण एशिया में स्थित कौन सा देश है? भारत, हमारा प्यारा भारत। और इस एशिया में पूर्वी ओर, यहां से आप जाएंगे एशिया में पूरब की ओर, ये पूरब में आपको मिल जाएगा जापान। ये देखिए, एक देश भारत और जो कि दक्षिण एशिया में, और दूसरा देश जापान जो पूर्वी एशिया में। और हम आज इन दोनों देशों के बारे में संबंधों की चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको भारत और जापान की लोकेशन का अनुमान हो गया होगा मैप में। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से सबसे जो पहला टॉपिक है उसका नाम है जापान का सामान्य परिचय। बच्चों, हमने ये देखा कि पूर्वी एशिया में जापान स्थित है और एक द्वीपीय देश है, अर्थात एक आइलैंड है। यहां पर ये देखिए आप, ये वाला पूर्वी एशिया में एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है जापान। बच्चों, अनेकों अनेकों चीज ऐसी हैं जो जापान को विशेष बनाती हैं। जैसे सबसे पहला, विकसित देश। जापान एक डेवलप कंट्री है, विकसित राष्ट्र है। जापान एक ऐसा देश है जहां उदारवाद को पूजा जाता है, जहां पूंजीवाद को पूजा जाता है, जहां लोकतंत्र में विश्वास रखा जाता है। बच्चों, भारत भी इसी प्रकार का एक देश है जो उदारवाद में विश्वास रखता है, पूंजीवाद में विश्वास रखता है और लोकतंत्र में विश्वास रखता है। और ये कारण है जो भारत और जापान संबंधों को नजदीक लेकर आते हैं। जापान का एक सिद्धांत है योशिदा सिद्धांत। योशिदा सिद्धांत बच्चों, जापान के योशिदा सिद्धांत का मतलब होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने एक विभीषिका सही थी, एक विभीषिका परमाणु बमों की सही थी, और उसके बाद से जापान शांति प्रिय देश हो गया और उसने अपने विकास को आर्थिक माध्यमों से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे पहले जापान साम्राज्यवादी नीतियों का सहारा लेता था अपने साम्राज्य का विस्तार करने में। अब जापान ने इस विभीषिका के बाद, इस परमाणु विभीषिका के बाद अपने नेचर में बदलाव किया। अब वो एक शांति प्रिय देश होगा और उस शांति प्रिय देश के विकास का मॉडल होगा अर्थव्यवस्था। बच्चों, इसी को कहा जाता है जापान का योशिदा सिद्धांत। ये है बच्चों जापान का एक सामान्य परिचय। इस सामान्य परिचय के आधार पर अब हम बात करेंगे भारत और जापान के संबंधों की। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कौन सा देश है पूर्वी एशिया में
जो बौद्ध धर्म को अपनाता है, और वहां ये बौद्ध धर्म भारत के द्वारा भेजा गया था। बच्चों, आपको सबको पता है कि पूर्वी एशिया में जापान स्थित है। जापान में जो अधिकांश बहुसंख्यक जनसंख्या है वो बौद्ध धर्म को मानती है, और इस बौद्ध धर्म का जो स्रोत था, जहां इसका ओरिजिन हुआ था, वो भारत देश था। गौतम बुद्ध ने इस धर्म को आगे बढ़ाया था, बौद्ध धर्म को, और भारत से ये फैलते फैलते दूसरे देशों में गया। बच्चों, ये बौद्ध धर्म हम दोनों देशों के मध्य एक इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक संबंध का निर्वाह करता है। बच्चों, बौद्ध धर्म के अलावा कुछ नैतिक आदर्श भी ऐसे हैं जो भारत और जापान को पास लेकर आते हैं। हमारे भारतीय समाज में एक परंपरा रहती है वृद्ध जनों का सम्मान करने की। बच्चों, हम हर परिवार में देखते हैं वृद्ध जनों का सम्मान करने की हमें सीख दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। हमें उस अनुशासन को समझने की नैतिक शिक्षा बचपन से ही मिलना प्रारंभ हो जाती है। बच्चों, जापान पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो वृद्ध जनों के सम्मान में सबसे आगे माना जाता है। वृद्ध जनसंख्या भी वहां अधिक है, और वहां वृद्धों का सम्मान भी इसीलिए अधिक होता है। वहां वृद्धजन और से और अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा जीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सम्मान मिलता है। जो यंग पॉपुलेशन है वो उन्हें बहुत रेस्पेक्ट देती है। बच्चों, ये एक नैतिक आदर्श है, और ये नैतिक आदर्श भी भारत और जापान संबंधों को पास लेकर आते हैं। हम पूरे विश्व में शांति की स्थापना की बात करते हैं। जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही, हमने बताया योशिदा सिद्धांत, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही पूरे विश्व में शांति की स्थापना की आकांक्षा रखता है। बच्चों, भारत एक तेजी से बढ़ता हुआ आर्थिक महाशक्ति की ओर अग्रसर है। जापान भी एक तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, एक विकसित राष्ट्र जापान है। भारत और जापान के संबंधों की जब चर्चा हो रही है तो दोनों जब पास आ रहे हैं तो उसका एक कारण चीन के उदय में भी छुपा हुआ है। बच्चों, वर्तमान में चीन का बहुत तेजी से विकास हो रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था का, और यह भी एक कारण है जो भारत और जापान संबंधों को नजदीक लेकर आ रहा है। बच्चों, आप जापान भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे सोच सकते हैं। अगर आपने कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों के नाम सुने होंगे, आसपास अपने कार निर्माता कंपनियों के नाम आप सोचें, जैसे कि टोशिबा, जैसे कि सुजुकी, जैसे कि होंडा, ये सारी कंपनियां बच्चों कौन सी हैं? जो जापान ने भारत में निवेश किया है। अर्थात बड़े पैमाने पर जापान द्वारा भारत में निवेश किया जाता है, और यह निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। इस प्रकार आप देखें कि सामरिक दृष्टिकोण से, अर्थात चीन के उदय के बाद भारत और जापान का नजदीक आना, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, बौद्ध धर्म का, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से भारत और जापान का नजदीक होना, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भारत और जापान का नजदीक होना, ये सारा दिखाता है कि भारत और जापान संबंध कितने मजबूत हैं, कितने सकारात्मक हैं, और भविष्य में उन संबंधों के आगे बढ़ने की कितनी संभावनाएं व्याप्त हैं। बच्चों, इस रूपरेखा के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके हर प्रकार के संबंधों को देखने का। हम सबसे पहले राजनीतिक संबंध देखेंगे, और इस राजनीतिक संबंध में भी हम भारत और जापान के राजनीतिक संबंधों की ऐतिहासिक रूप से चर्चा करेंगे। अर्थात जब भारत आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद दोनों देशों में किस प्रकार के संबंध रहे, और इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। इस पूरे संबंधों को, राजनीतिक संबंधों को हमने 3 चरणों में विभाजित किया है। सबसे पहले चरण में हमने रखा 1947 से लेकर 1990 तक का ड्यूरेशन, और उसके बाद 1991 से लेकर 2000 तक का ड्यूरेशन, और तीसरे चरण में हमने रखा 2001 से लेकर आज तक का चरण। बच्चों, क्या भारत और जापान संबंध भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही इसी प्रकार सकारात्मक रहे हैं, या इन चरणों में अलग अलग समय दोनों के संबंधों में अलग अलग प्रकार का कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक गुण देखा गया है? बच्चों, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 1947 टू 1990, 1947 से लेकर 1990 तक का चरण। बच्चों, ये जो समय था जब भारत आजाद हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों से 1947 में, उस समय के दौर में शीत युद्ध व्याप्त था। पूरे विश्व में 2 ऐसे बड़े देश थे, बड़े राष्ट्र थे, जिन्होंने अपने अपने गुट बना लिए थे, और उन गुटों के एक मसीहा थे। उस मसीहा में 2 नाम प्रमुख हैं। एक होता है अमेरिका, और दूसरा था सोवियत संघ, जिसे हम आज रूस के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ। बच्चों, ये 2 वो राष्ट्र थे जिन्होंने 2 अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिपादन किया। सोवियत संघ की विचारधारा थी साम्यवादी, और अमेरिका की विचारधारा थी पूंजीवादी।
बच्चों, ये दोनों देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी शक्ति बनकर सामने आए और पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में इन दोनों ने ही अपनी अपनी विचारधारा का विस्तार करने की कोशिश की और अनेकों देशों को अपनी विचारधारा में समाहित करने की कोशिश की और बड़े ग्रुपों का निर्माण किया, बड़े बड़े समूहों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। एक तरफ सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रसार कर रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार कर रहा था। बच्चों, इस शीत युद्ध के दौर में इसी यहां पर कोई भी डायरेक्ट लड़ाइयां नहीं हो रही, इसीलिए इसे शीत युद्ध कहा जा रहा है, एक गर्म युद्ध की संज्ञा नहीं दी जाती। बच्चों, इस शीत युद्ध के दौर में भारत और जापान संबंध किस प्रकार रहे? ये शीत युद्ध 1947 से 90 के बीच में पूरी तरह से व्याप्त था। 1990 का ही वो समय था जब इन दोनों विचारधाराओं में जो क्लैशेस थे वो समाप्त हो गए थे। और इस पूरे शीत युद्ध के समय भारत और जापान संबंध कैसे थे, इसे हम नीचे दिए चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। बच्चों, ये पूरा समय काल एक ऐसा समय काल था जब भारत किसी दूसरी दिशा में चल रहा था और जापान किसी दूसरी दिशा में चल रहा था। इसे आप निम्न पॉइंटों के माध्यम से समझ सकते हैं। लेफ्ट वाले साइड में दिया है 1947 से 1990 में भारत का विकास मॉडल और राइट साइड में दिया है 1947 से लेकर 1990 में जापान की विकास का मॉडल। बच्चों देखें, सबसे पहले गुट निरपेक्ष नीति का समर्थक भारत इस समय काल में गुट निरपेक्ष नीति का समर्थक था। अर्थात जो दो ग्रुप हमने बताए, जो दो समूह हमने शीत युद्ध में से बताए, अमेरिका वाला और सोवियत संघ वाला, भारत ने निर्णय लिया कि हम ना तो अमेरिका के पूंजीवादी समूह में शामिल होंगे, ना ही सोवियत संघ के साम्यवादी समूह में शामिल होंगे। और इसी निर्णय के कारण भारत ने निरपेक्ष रहने की, न्यूट्रल रहने की नीति अपनाई और इसे कहा गया गुट निरपेक्ष की नीति। बच्चों, ये वो समय था जब भारत ने इन दोनों ग्रुपों से ही दूरी का सिद्धांत अपनाया, या कहें कि इन दोनों ग्रुपों से ही समान संबंध स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन जापान इसी समय में अमेरिका के गुट में शामिल था। बच्चों, अब आप सोचें कि एक देश अमेरिका के गुट में शामिल है और दूसरा देश उससे दूर भाग रहा है, तो ऐसे में क्या दोनों के बीच में सकारात्मक संबंध होंगे? नहीं हो सकते। इसीलिए हमने कहा कि ये जो समय था, वहां एक देश दूसरी तरफ भाग रहा है और दूसरा देश इधर की तरफ भाग रहा है। गुट निरपेक्ष नीति का समर्थन भारत कर रहा है, जबकि जापान अमेरिका के गुट में शामिल है। दूसरा, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहे हैं भारत के लगातार। 1947 का युद्ध हुआ, 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ। इसी समय काल में तीन युद्ध भारत के पाकिस्तान से हो जाते हैं। उनके पाकिस्तान के साथ लगातार विवाद बने रहते हैं, खासकर कश्मीर मुद्दे पर विवाद बना रहता है। और जबकि पाकिस्तान अमेरिका के इस शीत युद्ध वाले दौर में अमेरिका वाले पूंजीवादी गुट में शामिल हो गया। अभी हमने देखा था कि जापान भी अमेरिका के गुट में शामिल था। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जापान और पाकिस्तान इस अमेरिका वाले गुट में शामिल थे, इसीलिए दोनों के मध्य नजदीकियां थी। और अगर भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो डेफिनेटली भारत और जापान के संबंध भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जापान पाकिस्तान का साथ देगा, पाकिस्तान का अमेरी गुट में शामिल होना, अतः जापान का भारत विरोधी होना। ये बात समझ में आ गई बच्चों। तीसरी बात, जो इन दोनों संबंधों को दूरी प्रदान कर रहा है, दूर दूर ले जा रहा है, अर्थव्यवस्था में भारत का समाजवाद के मॉडल को प्राथमिकता, जबकि अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी मॉडल को प्राथमिकता दी जापान ने। क्योंकि हमने कहा कि हमने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई थी, हम ना तो पूंजीवादी व्यवस्था के साथ हैं, ना ही साम्यवादी। हमने एक उदारवाद, इन दोनों का एक मिश्रित सा रूप अपनाया और उसे साम्यवाद का लिबरल वर्जन आप कह सकते हैं, समाजवाद। और इस समाजवाद को अपनाते समय भी हमने एक विशेष प्रकार का समाजवाद अपनाया, जिसमें कुछ पूंजीवादी चरण विद्यमान थे, लेकिन ये पूरी तरह से ना साम्यवादी था ना ही पूंजीवादी। अर्थात हमने अर्थव्यवस्था में समाजवाद के मॉडल को प्राथमिकता दी, जबकि जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से पूंजीवादी मॉडल को अपनाया था। बच्चों, अगर आपको इन विचारधाराओं में साम्यवादी का मतलब, पूंजीवादी का मतलब, समाजवाद का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप हमसे कमेंट में लिख सकते हैं। और जब आप प्लस कोर्स में जब जाएंगे तो विस्तार से हम इन सारी विचारधाराओं की चर्चा भी करते हैं वहां पर। तो
अभी आपको डाउट है तो आप कमेंट में हमें लिख कर पूछ सकते हैं, अगली क्लास में हम आपको ये क्लियर कर देंगे। अर्थव्यवस्था में भारत ने समाजवाद के मॉडल को प्राथमिकता दी, जबकि जापान ने किस मॉडल को दी? पूंजीवादी मॉडल को। और इस प्रकार देखो फिर से दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। चौथी बात, भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि स्थापित की, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और ये दोस्ती का हाथ किससे बढ़ाया? शीत युद्ध के समय जो ये दो गुट बने हुए थे उसमें से इस दूसरे वाले साम्यवादी गुट के मसीहा सोवियत संघ के साथ भारत ने हाथ बढ़ाया। अर्थात ये वो गुट था जो जापान से दूर था, जापान की इससे अनबन थी क्योंकि जापान इस वाले गुट में शामिल था, अमेरिका के गुट में। सोवियत संघ के साथ तो जापान का शीत युद्ध चल रहा था। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे समय में भारत और जापान संबंध मजबूत होंगे? नहीं बच्चों, भारत और जापान संबंध ऐसे समय में मजबूत नहीं हो सकते। फिर आप देखिए 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया। भारत ने परमाणु परीक्षण किया 1974 में। भारत के परमाणु परीक्षण से क्या जापान खुश होगा? एक ऐसा देश जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक ऐसा देश पूरे विश्व में, एकमात्र ऐसा देश जिसने पूरे विश्व में परमाणु की विभीषिका को झेला है, परमाणु के दंश को झेला है। और हिरोशिमा और नागासाकी उसके दो क्षेत्र पूरी तरह इस परमाणु हमले से तबाह हो गए। बच्चों, जापान पूरे विश्व में एक ऐसा देश था जिसने इस परमाणु हमले की विभीषिका को झेला। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी भी परमाणु हथियार न बनाने का फैसला लिया। इसीलिए आप सोच सकते हैं क्या कि जो देश 1976 में परमाणु परीक्षण कर रहा है उस देश के साथ जापान कोई संबंध बनाने के बारे में सोचेगा? नहीं। 1974 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो जापान ने उल्टा उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। बच्चों, इस प्रकार ये जो समय काल था 1947 से लेकर 1990 तक का, ये भारत और जापान के संबंधों के लिए कुछ अच्छा काल नहीं रहा था। भारत और जापान के संबंध इस समय काल में सकारात्मक नहीं थे, लेकिन फिर भी इतने नकारात्मक भी नहीं थे, क्योंकि हम देखते हैं कि आज की जो सुजुकी कंपनी है जो जापान की है वो इसी समय काल में भारत में आ गई थी। अर्थात कुछ निवेश चालू हो गया था, लेकिन फिर भी हम उन्हें बहुत अधिक सकारात्मक या बहुत अच्छे संबंधों की चर्चा नहीं, संज्ञा नहीं देते हैं, और उन सब के कारणों की चर्चा हमने की। उम्मीद करता हूं ये सारे आपने अपनी कॉपी में भी नोट कर लिए होंगे। इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं दूसरे समय काल की, जो हमने कहा 1991 से लेकर 2000 के बीच का है। अब हम बात करेंगे भारत और जापान के संबंध 1991 से लेकर 2000 के बीच में कैसे रहे। बच्चों, 1990 का जो समय काल था उसमें दो विशेष चेंजेस आए भारत के दृष्टिकोण से और उस अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के, उस शीत युद्ध के दौर से, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया। हमने कहा था कि 1947 से लेकर 1990 का जो पूरा दौर था वो शीत युद्ध का दौर था, लेकिन 1991 तक आते आते शीत युद्ध समाप्त हो गया था। और अब ये जो सोवियत संघ था इसका विघटन हो गया था। सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा कोलैप्स कर गई थी, मतलब समाप्त हो गई थी। उसकी जो पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता थी वो समाप्त हो गई थी। अर्थात अब पूरे विश्व में सिर्फ एक ही विचारधारा का प्रभुत्व था, एक ही महाशक्ति बन गई थी, और वो थी अमेरिका और उसकी विचारधारा पूंजीवाद। बच्चों, इसीलिए, और हमने आपको यह भी बताया था कि जापान का संबंध इस पूंजीवादी विचारधारा से था। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहला डेवलपमेंट 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया था अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से, और इस शीत युद्ध के अंत के साथ, इस अंत के साथ ही सिर्फ पूंजीवादी विचारधारा, या कहें अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति बन गया था। और इस महाशक्ति के साथ कौन सा देश खड़ा था? जापान। इसका मतलब यह हुआ कि 1991 में जापान उस समूह से संबंधित था जो अब एकमात्र महाशक्ति था। बच्चों, इसी समय में 1990 का जो समय था उसमें भारत के सामने एक समस्या आ गई थी, और वो समस्या थी वित्तीय संकट की समस्या। बच्चों, हमने कहा था कि भारत ने प्रारंभ में समाजवाद का मॉडल अपनाया था। समाजवाद के मॉडल में सरकारी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाती है, और ये मॉडल
अब धीरे धीरे कुछ कमियां लेकर आ रहा था और उन कमियों की परिणति हुई 1990 में, जब भारत के सामने एक बड़ा वित्तीय संकट आ गया। बच्चों, ऐसा माना जाता है और इनफैक्ट फैक्ट के साथ ये कहा जा सकता है कि इस समय में 1990 में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सबसे निम्न स्तर पर थी, और इतनी निम्न थी कि भारत को आने वाले समय के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, और हमें हमारा सोना, गोल्ड हमें उधार देना पड़ा था, गोल्ड हमें गिरवी रखना पड़ा था आईएमएफ के पास, और वहां से हमें पैसा लेकर आना पड़ा था। अर्थात हमने विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ सामने हाथ फैलाए थे, हमने उनसे कुछ धन की मांग की थी, और उस मांग के बाद ही हमारा ये वित्तीय संकट से हम बाहर आ पाए थे। बच्चों, इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए भारत को अपनी इस समाजवाद की व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा। उसने जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का जो मॉडल था उसे बदला और एक नई नीति को अपनाया 1991 में, और इस नीति का नाम है एलपीजी की नीति। अर्थात एल मतलब लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब कि वैश्वीकरण। अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया था भारत ने 1991 में। बच्चों, यही तो पूंजीवाद है। एलपीजी की जो भारत की नई नीति है, यही पूंजीवाद की नीति है। बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि यही वो नीति है जो जापान समर्थन देता है, और भारत ने अब उसी नीति को अपना लिया है, और इस प्रकार भारत और जापान संबंध मजबूत हो गए। अर्थात शीत युद्ध का अंत हुआ, एकमात्र विचारधारा रह गई, भारत में वित्तीय संकट आया, भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई, एलपीजी की नीति अपनाई, और इस नीति के माध्यम से भारत और जापान संबंधों के प्रगाढ़ होने का दौर प्रारंभ हो गया। और यही वो समय था बच्चों जब इस वित्तीय संकट से लड़ने के लिए भारत को जापान द्वारा आर्थिक मदद दी गई। अर्थात जब भारत ने एलपीजी पॉलिसी अपना ली, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पैर बढ़ा दिए, तो भारत को जापान से सहायता मिलना प्रारंभ हो गया, और बड़ी आर्थिक मदद भारत को इस वित्तीय संकट में जापान ने की। जापानी कंपनियों का भारत में तेजी से निवेश होना प्रारंभ हो गया। बड़ी बड़ी जापानी कंपनीज, ऑटोमोबाइल की कंपनीज, बड़ी बड़ी पेट्रोकेमिकल की कंपनीज, ये सब भारत में आती गईं और निवेश करती गईं। ये सारे नाम जो सुनते हैं आप, होंडा, सुजुकी, टोयोटा, ये सभी वो कंपनियां हैं जो जापान से भारत में आई, और इन्होंने भारत में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। 1998 में दोस्तों, यहां तक सब अच्छा चला, लेकिन 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कर दिया, अपने आप का शक्ति प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। और इसीलिए हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, जापान ही एकमात्र ऐसा देश है विश्व में जिसने परमाणु की विभीषिका को झेला है, और भारत ने फिर से वही परमाणु परीक्षण कर दिया। बच्चों, भारत के और जापान के संबंधों में फिर से कटुता आ गई। जापान ने भारत से अपने संबंध तोड़ दिए, जापान ने भारत को एक गलत राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया, एक नकारात्मक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया। हालांकि भारत कहता रहा कि उसके परमाणु परीक्षण का उद्देश्य परमाणु का प्रसार नहीं है, बल्कि शांति प्रिय उद्देश्यों के लिए परीक्षण है, सिर्फ शक्ति के लिए है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टिकोण से यह परीक्षण है। लेकिन जापान ने उस समय उसकी बात को नहीं सुना और उसके साथ संबंधों को तोड़ दिया। बच्चों, जो 1991 से लेकर 2000 तक का जो समय था, इसमें हमने देखा कि 1991 से लेकर 98 तक दोनों के बीच संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस परमाणु परीक्षण के बाद फिर से संबंध एक नकारात्मक नेगेटिव हो गए बच्चों। और इसीलिए हमने कहा कि अब कटुता फिर से दोनों देशों के बीच में व्याप्त हो गई। अर्थात 1947 से लेकर जो 90 का दौर था, वहां हमने देखा अधिकांशतः मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर हमें संबंधों में कटुता मिली थी, नकारात्मकता देखने को मिली थी। 1991 से लेकर जो 2000 का दौर है, यहाँ शुरुआती दौर बहुत अच्छा रहा, सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगे दोनों देश, संबंध प्रगाढ़ होने लगे। लेकिन 1998 में आते आते, अर्थात इस दशक के अंत तक आते आते, दोनों देशों के बीच संबंध एक बार फिर से खराब होने लगे। बच्चों, क्या ये संबंध हमेशा खराब रहेंगे? इसके समझने के लिए हम इस तीसरे चरण पर आते हैं, जो 2001 से आज तक का समय काल है। बच्चों,
1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो गया था। बच्चों, इस पाकिस्तान और भारत के कारगिल युद्ध के बाद एक देश सामने आया था और उसका नाम था इजराइल। बच्चों, इस इजराइल ने भारत को पहचाना, भारत भारत को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा और भारत को इस कारगिल युद्ध में इजराइल ने माना कि इस युद्ध के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, भारत नहीं है। अर्थात पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया है और इसीलिए पूरे युद्ध काल में, उस 1999 के युद्ध में इजराइल ने भारत को मदद पहुंचाई। और बच्चों, ये जो इजराइल देश है, इसके अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और इस इजराइल ने इसी संबंधों का लाभ उठाकर भारत के संबंध में अमेरिका के लिए एक अच्छी छवि प्रस्तुत की। अर्थात भारत और अमेरिका के संबंधों को भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण से परिभाषित किया इजराइल ने। और इसीलिए जो संबंध 1998 के परमाणु विस्फोट के बाद अमेरिका से भारत के खराब हो गए थे, जापान ने उन संबंधों को फिर से मजबूत बनाया और 2001 में भारत और अमेरिका के संबंध सुधर गए। और जब भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हो गए तो अपने आप ही भारत और जापान के संबंधों में भी सुधार की शुरुआत हो गई, क्योंकि हमने बताया था अमेरिका और जापान ये दोनों एक ही गुट से संबंध रखते हैं और उस गुट का नाम हमने आपको बताया था पूंजीवाद। अर्थात 2001 में जब भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आए तो उसी के साथ भारत और जापान के संबंधों में भी सुधार की शुरुआत हो गई। अब इस ड्यूरेशन में 2001 में आते आते जापान को भरोसा हो गया कि भारत एक अच्छा राष्ट्र है, शांति प्रिय राष्ट्र है। जो परमाणु परीक्षण उसने किया था उसका कोई नकारात्मक उद्देश्य नहीं था। अब भारत को जापान एक महाशक्ति के रूप में देखता है। अब पूरे एशिया में उसे लगता है कि भारत भविष्य की एक महाशक्ति है। जापान को भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखना, ये बच्चों इस भारत और अमेरिका में के संबंधों में सुधार के साथ ही शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका ने भी भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखा और जापान ने भी भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया। और इसी समय कुछ संकल्पनाएं आई। जब भारत को महाशक्ति के रूप में देखा गया तो जापान ने एक संकल्पना का प्रतिपादन किया गया जापान के द्वारा, हिंद प्रशांत क्षेत्र। अर्थात पहले आप अगर भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत कुछ इस तरह से और नीचे हिंद महासागर है और ये महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया। बच्चों, ये भारत की छवि थी। भारत को बोला जाता था कि हिंद महासागर उसके समीप विराजमान है, एक बड़ा देश हिंद महासागर के पास विराजमान है। लेकिन आप देखें इस 21वीं सदी के आते आते अर्थात 2001 के बाद का जो समय है, अब भारत को सिर्फ इस हिंद महासागर तक नहीं बल्कि इसके पास स्थित प्रशांत महासागर में भी एक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। अर्थात हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक के पूरे क्षेत्र में भारत को एक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है और इसे ही कहा गया हिंद प्रशांत क्षेत्र की संकल्पना या इंडो पैसिफिक की संकल्पना। और इस इंडो पैसिफिक संकल्पना में भारत को प्रमुख स्थान दिया गया। भारत को एक मजबूत, एक तेजी से उदय होते हुई महाशक्ति के रूप में परिभाषित किया गया और उस परिभाषा देने में जापान का सबसे बड़ा योगदान रहा। बच्चों, इसी परिप्रेक्ष्य में एक समूह की संकल्पना हुई, एक समूह बनाया गया और उस समूह का नाम था क्वाड समूह, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं चतुष्कोण समूह। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्वाड समूह ही याद रखें, चतुष्कोण समूह नहीं रखें क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। क्वाड समूह के नाम से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह समूह फेमस है। इस समूह के बारे में हम अभी थोड़ी देर में और चर्चा करेंगे जब हम भारत और जापान के सामरिक संबंधों के बारे में बात करेंगे। बच्चों, बस हिंट के लिए अभी ये बता देता हूं कि क्वाड समूह इस पूरे प्रशांत क्षेत्र में, इस पूरे हिंद महासागर और प्रशांत के क्षेत्र में एक खुली अर्थव्यवस्था का, एक खुले नौवहन संचारण का एक मसीहा ग्रुप है। एक मसीहा की तरह एक समूह बनाया गया 4 राष्ट्रों के माध्यम से और उसी को कहा गया क्वाड समूह। और उसमें भारत और जापान सम्मिलित हैं और भारत और जापान के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी उस ग्रुप में शामिल हैं।
बच्चों, ये थे भारत और जापान के 2001 से लेकर आज तक के संबंधों की रूपरेखा। इस प्रकार हमने पूरे दृष्टिकोण, पूरे ऐतिहासिक समय काल को बांटा। हमने कहा कि प्राचीन समय में जब 6वीं शताब्दी थी तो भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था और यह बौद्ध धर्म भारत से जापान जा पहुंचा और भारत और जापान के बीच में धार्मिक आधार पर अच्छे संबंध बने थे और ये कई सदियों पहले ही बन गए थे। बच्चों, हमने देखा कि नैतिक दृष्टिकोण से भारत और जापान के संबंध ऐतिहासिक रूप से ही मजबूत रहे हैं। दोनों ही देशों में शांति की बात की जाती है, दोनों ही देशों में नैतिकता का पालन किया जाता है, वृद्धजनों का सम्मान किया जाता है, दोनों ही देशों में लोकतंत्र व्याप्त है, दोनों ही देश लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जब 1947 से बात करते हैं तो शीत युद्ध के इस दौर में भारत और जापान संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए थे, क्योंकि हमने कारणों की चर्चा की। जब हमने बात की जब शीत युद्ध समाप्त हो गया 90 में, उसके बाद भारत और जापान संबंध सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन 1998 में आकर भारत और जापान फिर से एक नकारात्मक हुए और 98 के बाद 2001 में फिर से भारत और जापान संबंध सकारात्मक होने लगे। अर्थात मैं इस पूरे समय काल को ऐसे कह सकता हूं कि 1947 से लेकर 90 का जो समय है, ये दोनों के बीच में नेगेटिव, नकारात्मक संबंध है। और इससे पहले का अगर मैं बोलूं तो पॉजिटिव संबंध है, सकारात्मक संबंध है। और आप देखें, जब भारत के आजादी का संघर्ष चल रहा था, स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था, जो आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी थी, आजाद हिंद फौज को समर्थन दिया था जापान ने। और इससे हम कह सकते हैं कि भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें जापान ने हमारी मदद की थी। तो आप बच्चों समझ सकते हैं कि कितने सकारात्मक संबंध थे स्वतंत्रता पूर्व 1947 से पहले भारत और जापान के। 47 से 90 के इस ड्यूरेशन में हमने देखा कि नकारात्मक संबंध थे। 91 से लेकर 98 तक हमने देखा कि भारत और जापान संबंध पॉजिटिव होने लग गए थे। 98 से लेकर 2000 तक हमने देखा कि भारत और जापान संबंध फिर से नकारात्मक होने लगे और 2001 के बाद से दोनों देशों के संबंध सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगे। और सिर्फ सकारात्मक नहीं, कई लीप्स एंड बाउंड्स की तरह बहुत तेजी से विकास होने लगा दोनों के संबंधों में। और उसकी वजह थी चीन का उदय, चीन का प्रतिस्पर्धी बनना जापान के लिए, और साथ में भारत से उम्मीद रखना कि भारत और जापान मिलकर चीन से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसीलिए भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखा गया और भारत ने पहले से ही अपनी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए थे। और इन सभी कारणों से भारत और जापान के संबंध बहुत तेजी से मजबूत होने लगे। इस रूपरेखा के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं भारत और जापान के आर्थिक संबंधों के बारे में। बच्चों, अगर बात की जाए आर्थिक संबंध मतलब व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध मतलब कुल कितना दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य है, किस प्रकार एक दूसरे से दोनों देश जुड़े हुए हैं। बच्चों, कुल व्यापार कितना है भारत और जापान के मध्य? अगर 2018-19 के मैं आपको आंकड़े दूं, 18-19 में लगभग 15 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इससे थोड़ा कम भी हुआ होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगभग आंकड़े याद रखने हैं। एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसीलिए आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया है, आपको एक राउंड फिगर दिया है और इसी को आप याद रख सकते हैं और इसी को लिख सकते हैं एग्जाम में। 15 अरब डॉलर का व्यापार हुआ दोनों देशों के मध्य। इस 15 डॉलर में से अगर मैं बात करूं भारतीय निर्यात की, भारत ने जापान को कितना निर्यात किया? बच्चों, भारत ने जापान को निर्यात किया 5 अरब डॉलर। भारत ने जापान से कितना आयात किया? भारत ने जापान से आयात किया 10 अरब डॉलर। अर्थात भारत के द्वारा निर्यात कम किया गया, आयात अधिक किया गया। अर्थात भारत को व्यापार घाटा सहना पड़ता है जब भारत और जापान के आर्थिक संबंधों की चर्चा होती है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि भारत जापान से कहेगा, जापान से उम्मीद रखेगा कि इस व्यापार घाटे की भरपाई हो और जापान अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक खोले। भारत का जो सेवा क्षेत्र है, अर्थात जो सर्विसेज सेक्टर हैं, जो आईटी कंपनी हैं, उनकी अधिकाधिक जापान तक पहुंच बने, ऐसी भारत की अभिलाषा है, आकांक्षा है जापान और भारत के आर्थिक संबंधों के रूप में। बच्चों, भारत चाहता है कि इस निर्यात में बढ़ावा हो, इस निर्यात को अधिक बढ़ाया जाए, जिससे भारत और जापान के जो आर्थिक संबंध हैं उनके बीच में एक सकारात्मक सामंजस्य बना रहे। बच्चों, इस व्यापार में ऐसा क्यों हो रहा है कि भारतीय निर्यात कम है जबकि भारतीय आयात अधिक है?
एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है, एक तो हमने बताया आपको कि जापान की अर्थव्यवस्था में अभी भी हमारे आईटी क्षेत्र को इतनी प्रमुखता नहीं मिल पाई है। भारत का आईटी क्षेत्र जो पूरे विश्व में परचम लहराता है, उस आईटी क्षेत्र को जापान में अधिक पहुंच की आवश्यकता है और उसके लिए जापान सरकार को स्टेप उठाने होंगे, इजी एंट्री देनी होगी भारतीय आईटी कंपनीज को। बच्चों, एक तो यह वजह है कि भारतीय निर्यात कम हो रहे हैं और दूसरी जो वजह है वो ये है कि भारत द्वारा जो जापान को निर्यात किया जाता है उसमें कच्चे माल की प्रमुखता होती है। वो कच्चा माल होता है जैसे आयरन, जैसे लोहा, कच्चा लोहा, ये जापान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1945 के बाद से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही जापान की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ। क्यों? क्योंकि उसको कच्चे माल की आवश्यकता थी, कच्चे लोहे की आवश्यकता थी और उसकी पूर्ति कराई गई भारत के द्वारा। बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ? भारतीय निर्यातों में कच्चे माल की प्रमुखता है, लेकिन भारत जो आयात करता है वहां पर फिनिश गुड हैं, विनिर्मित वस्तुएं हैं और इसीलिए विनिर्मित वस्तुएं महंगी होती हैं और इसी कारण से भारतीय आयात का जो ये अमाउंट है वो 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है। बच्चों, दोनों देशों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस व्यापार को आगे बढ़ाया जाएगा और इस जो व्यापार घाटा भारत को सहना पड़ रहा है उससे वो कम किया जाएगा। बच्चों, एक दूर देश में, जो कि क्योंकि हमने नक्शे में देखा था, जो एशिया का नक्शा था, जापान पूरब में है जबकि भारत यहाँ एशिया में दक्षिण में है। दूर दूर के देशों में अगर 15 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है तो उसे हम कम नहीं कह सकते, ये एक अच्छे आर्थिक संबंधों को ही दर्शाता है। ये एक अच्छे आर्थिक संबंधों को ही दर्शाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? इस एफटीए के कारण 2011 में भारत और जापान के बीच मुक्त व्यापार समझौता पे हस्ताक्षर हुए। बच्चों, जापान एकमात्र ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा विकसित देश है जिसके साथ भारत ने एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। ये फैक्ट याद रखना है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत ने एकमात्र विकसित राष्ट्र ऐसा कौन सा है जिसके साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? जापान। बच्चों, मुक्त व्यापार समझौता वो होता है जिसमें एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी सीमा शुल्कों को कम करता है, जिससे एक देश के दूसरे देश में निर्यात आसानी से संभव हो सके, उसके माल की खपत हो सके उस देश में, क्योंकि उसके माल का उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी क्योंकि सीमा शुल्क वहां कम हो गया। बच्चों, मुक्त व्यापार समझौता यही होता है। 2011 में ही भारत और जापान ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए थे और उसी के बाद से देखा गया दोनों के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। बच्चों, सिर्फ एफटीए ही नहीं, उसी वर्ष 2011 में ही दोनों देशों को समझ में आ गया था कि भारत और जापान एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, भरोसेमंद साथी हैं और इस एफटीए का और अधिक विस्तार किया जा सकता है। और इसीलिए उसी वर्ष दोनों देशों ने सेपा साइन किया, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ये भी 2011 में ही हस्ताक्षर हो गया। बच्चों, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता अर्थात जो एफटीए, जो समझौता हमने मुक्त व्यापार के लिए वस्तुओं के लिए किया था, अर्थात गुड्स के लिए किया था, एक जो फिजिकल गुड्स होते हैं, दृश्य वस्तुएं, उनके लिए किया था, वही समझौता अब सेवा क्षेत्र के लिए भी लागू होगा। जिस आईटी कंपनीज की मैंने बात करी, आईटीज क्या होती हैं? सेवा प्रदाता जो कंपनीज हैं, बैंकिंग सर्विसेज, इसके अलावा आईटी सर्विसेज, उसके अलावा जितनी भी तमाम तरह की योगा, टीचिंग, ये सारी क्या हुई? ये सारी सर्विसेज हुई, सेवाएं हुई। और इन सेवा क्षेत्रों में भी ये मुक्त व्यापार लागू होगा, अर्थात वहां पर भी सीमा शुल्क कम होगा। जो फीस लगती है उस फीस को कम कर दिया जाएगा अगर भारत से कोई सेवा जापान में जाती है और जापान से कोई सेवा भारत में आती है तो। बच्चों, इस प्रकार सेवा के आयात और निर्यात में भी अब ये मुक्त व्यापार समझौता लागू हो गया और इसीलिए इसको कहा गया व्यापक अर्थात बड़े लेवल का आर्थिक भागीदारी समझौता। अच्छा, समझ में आ गया आपको कि भारत और जापान के बीच 2011 में ये समझौते हस्ताक्षरित हो गए थे। बच्चों, जब भारत और जापान के आर्थिक संबंधों की हम चर्चा करते हैं तो सिर्फ हम व्यापार पर ही बात नहीं करते हैं कि कितना व्यापार दोनों देशों के मध्य हो रहा है। बच्चों, जापान आर्थिक संबंधों के दृष्टिकोण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है भारत के लिए। भारत को
भारत को अवसंरचना विकास में सहयोग करता है जापान। आपके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको दिखाई देते हैं भारत में, दिल्ली मेट्रो में जापान ने भारत को आर्थिक मदद दी, निवेश किया भारत में। अहमदाबाद मेट्रो भारत में जापान ने निवेश किया। मुंबई मेट्रो, यहां भी जापान ने भारत को आर्थिक सहायता पहुंचाई। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, एक नया प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और जापान के आर्थिक संबंधों का एक मिसाल कायम करता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां बहुत ही कम ऋण पर, बहुत ही कम ब्याज दर पर भारत को जापान आर्थिक सहायता पहुंचा रहा है। बहुत बड़ी आर्थिक सहायता भारत को मिल रही है इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में, और उसकी ब्याज दर बहुत कम है। बच्चों, इतनी कम ब्याज दर है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि भारत को जापान ने ऋण दिया है, बल्कि एक प्रकार का ऐसा लगता है कि अनुदान दिया है। इस बात को समझ लीजिए कि भारत के अवसंरचना विकास में जापान का एक बहुत बड़ा योगदान है। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि व्यापार दोनों देशों में अच्छा चल रहा है, दोनों देशों में मुक्त व्यापार समझौता है, और उसको 2011 में ही व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में परिणत कर दिया गया था। भारत के अवसंरचना विकास में जापान सहयोग करता है। इसके साथ ही जापान भारत को ओडीए प्रदान करता है। ओडीए मतलब आधिकारिक विकास सहायता। भारत को जापान द्वारा ओडीए, ऑफिशियल डेवलपमेंटल असिस्टेंस, या आधिकारिक विकास सहायता प्रदान की जाती है। बच्चों, ओडीए क्या होता है, आधिकारिक विकास सहायता क्या होती है? विकासशील देशों को विकासात्मक कार्यों के लिए विकसित देशों द्वारा दिया जाने वाला अनुदान। अर्थात विकासशील देशों के पास, जैसे भारत के पास इतनी आर्थिक क्षमताएं नहीं होती हैं, आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपने अपने विकासात्मक कार्यों में अधिक पैसा लगा सके, जैसे कि गरीबी हटाना, जैसे कि बेरोजगारी हटाना, जैसे कि सड़क बनाना, जैसे कि बिजली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। इन सारी चीजों के लिए धन की आवश्यकता होती है। विकासशील देशों के पास इतना धन नहीं होता है, इसीलिए विकसित राष्ट्र कुछ पैसा इन देशों को दे देते हैं, कुछ अनुदान इन देशों को दे देते हैं, जिससे ये इन विकासात्मक कार्यों को संपादित कर सकें। बच्चों, उसी प्रकार का जो अनुदान विकसित देश विकासशील देशों को विकासात्मक कार्यों के लिए देते हैं, उसे कहा जाता है आधिकारिक विकास सहायता या ओडीए। और जापान द्वारा भारत को सर्वाधिक ओडीए दिया जाता है। भारत के लिए जापान सर्वाधिक ओडीए देने वाला देश रहा है। दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा, दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जापान द्वारा 10 अरब डॉलर का ओडीए प्रस्तावित है। बच्चों, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और जापान किस प्रकार, किस हद तक भारत को मदद करता है ये आप देख सकते हैं इस आंकड़े से। 10 अरब डॉलर का ओडीए सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए, दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा। जापान, हमने बताया था, जापान एकमात्र ऐसा विकसित देश है जिससे भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया है। ये बच्चों दिखाता है कि भारत और जापान के आर्थिक संबंध किस ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। अगर मैं बात करूं इन दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार की चुनौतियों की, तो हमने बात की थी अभी व्यापार घाटा, लेकिन साथ में हमने बात की थी सेवा क्षेत्र में अभी जापान को और अधिक खोलने की आवश्यकता है अपनी अर्थव्यवस्था को। अभी वहां पर संरक्षणवादी नीतियां हैं, और उसी के थ्रू ये व्यापार घाटा भी भरेगा। बच्चों, हमने ये भी बात की कि जापान द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, जबकि भारत के निर्यात में कच्चे पदार्थों की प्रमुखता है। इसको भी बदलने की आवश्यकता है। भारत के द्वारा अधिकाधिक विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात हो, और जिससे दोनों देशों के मध्य व्यापार संबंध अच्छे बन सकें। साथ ही जापानी जो निवेश, हमने बताया अभी कि भारत और जापान के बीच में अच्छे निवेश संबंध हैं। जापान भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि टोयोटा, सुजुकी, और हमने सारी कंपनियों की चर्चा की, ये कंपनियां बड़े पैमाने पर भारत में निवेश करती हैं, लेकिन सिर्फ कुछ सीमित क्षेत्र ही ऐसे हैं जहां पर इनका निवेश देखा जाता है। बार बार हमारे जब लेक्चर में भी हम जब बात कर रहे हैं उदाहरणों की, तो सिर्फ ऑटोमोबाइल की कंपनियां ही आ रही हैं, वाहन निर्माता कंपनियां ही निकल कर आ रही हैं। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि ये जापान का जो निवेश है वो सीमित है ऑटोमोबाइल कंपनी तक। 60% जो जापान का कुल निवेश भारत में होता है, उसमें 60% सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनी का है, 20% पेट्रोकेमिकल का है, और बाकी सिर्फ जो 20% बचा उसमें
अन्य सभी सेवा के क्षेत्र हैं, विनिर्माण के क्षेत्र हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम क्षेत्रों तक ही भारत में ये जापान के द्वारा निवेश किया जाता है। इस निवेश को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में फैलाने की आवश्यकता है। बच्चों, ये थी भारत और जापान की आर्थिक संबंधों की विशेष चर्चा। इसके बाद हम आते हैं जो एक नया आयाम लेकर आया है भारत और जापान संबंधों में, वो है भारत जापान सामरिक संबंध। बच्चों, भारत जापान सामरिक संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं पिछले कुछ वर्षों में। कुछ उदाहरण देखें, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग, दोनों देश हिंद महासागर का जो ये क्षेत्र है, ये वाला इधर नक्शे में इस तरफ, और ये वाला क्षेत्र है प्रशांत महासागर का। हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों के बीच सुरक्षा सहयोग हुए। चीनी प्रभाव से सुरक्षा, चीन का बढ़ता प्रभाव है इस क्षेत्र में, क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी है, चीन की रक्षा तकनीकें बहुत तेजी से बढ़ी हैं, उसकी क्षमताओं में वृद्धि हुई है, और ये चिंता का विषय बन गया है इस पूरे क्षेत्र में। एशिया में चीन का उदय जो साम्राज्यवादी नीतियों से भरपूर है, एक चिंता का विषय है सभी एशियाई राष्ट्रों में, और सबसे इंपॉर्टेंट पूरे विश्व में जो अभी सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना हुआ है अमेरिका, सभी के लिए चीन का उदय चिंता का विषय है। और इस चीन के प्रभाव से सुरक्षा, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग हो रहा है भारत और जापान के बीच। साथ ही जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, ये समुद्री डाकुओं से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ ऑयल टैंकर जाते हैं जिन पर अटैक कर दिया जाता है इन समुद्री डाकुओं के द्वारा। समुद्री डकैत, सी पायरेट्स इनको कहा जाता है, और इसे रोकने के लिए दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। दूसरा, दक्षिणी चीन सागर में सहयोग। दक्षिणी चीन सागर में सहयोग, बच्चों दक्षिणी चीन सागर यहाँ है, ये चीन है, इधर जापान है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है दक्षिणी चीन सागर। यहाँ पर चीन की कुछ साम्राज्यवादी नीतियां चल रही हैं। चीन कहता है ये पूरा की पूरा सागर चीन का है, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। ये भारत और जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कहते हैं कि ये क्षेत्र सिर्फ चीन का नहीं है, बल्कि यहाँ पर सभी देशों का समान अधिकार है, और यहाँ से जाने वाले जहाजों पर चीन रोक नहीं लगा सकता है। यहाँ पर नौवहन की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, निर्बाध समुद्री नौवहन यहाँ पर होना चाहिए, और इसी उद्देश्य से भारत और जापान के बीच सामरिक संबंध स्थापित होते हैं। बच्चों, इसी क्षेत्र में एक द्वीप है सेनकाकू द्वीप, जिसको लेकर चीन और जापान के मध्य विवाद भी चल रहा है। बच्चों, इसी प्रकार के विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में भी चल रहे हैं कश्मीर में, और चीन वहां पर सहयोगी बनकर आता है जापान का। इसी प्रकार अगर चीन और जापान के बीच में विवाद चल रहे हैं तो भारत सहयोगी बनकर आता है जापान का। इस तरह से आप देख सकते हैं किस प्रकार ये भू राजनीतिक व्यवस्था भारत और जापान के संबंधों को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रही है। दोनों देशों के मध्य मालाबार सैनिक युद्धाभ्यास किया जाता है, जो अभी वर्तमान में कुछ अलग राष्ट्रों को भी इसमें शामिल कर भारत जापान के साथ साथ भारत अमेरिका और भारत ऑस्ट्रेलिया भी इस मालाबार सैनिक युद्धाभ्यास में शामिल किए जाते हैं। ये दिखाता है कि इन देशों के मध्य सामरिक संबंध कितने महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। दोस्तों, एक विवाद हुआ था डोकलाम विवाद, जिसकी हमने भारत भूटान संबंधों में चर्चा की थी। ये डोकलाम विवाद में जब भूटान और चीन का जब विवाद हो रहा था तो भूटान की सहायता करने आया था भूटान की सहायता करने आया था भारत, और इसीलिए भारत और चीन के मध्य भी क्लैश हो गए थे, और भारत का सहयोग किया था, भारत के पक्ष में खड़ा था जापान। ये दिखाता है कि कितने इंपॉर्टेंट हो गए दोनों देशों के बीच में संबंध। चतुष्कोण, इसकी बात हमने पहले कर ली। क्वाड समूह वही है दोस्तों जो हमने कहा था कि 4 देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान, ये 4 देश मिलकर इस क्वाड समूह का निर्माण करते हैं, और इसका उद्देश्य इस पूरे क्षेत्र में, इस हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में एक निर्बाध समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता का अनुमोदन करना। बच्चों, भारत और जापान संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। दोनों देश मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए और उसमें और अधिक राष्ट्रों को शामिल किया जाना चाहिए, और इसी उद्देश्य से एक G4 समूह का निर्माण किया गया, जिसमें 4 देशों ने मिलकर मांग की इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विकास की, और इसमें स्थायी सदस्यता हेतु अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। एक संयुक्त मांग इन 4 देशों ने मिलकर की। भारत, जापान,
ब्राजील और जर्मनी। आप देख सकते हैं भारत और जापान का इस क्षेत्र में भी सहयोग होता है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप यूएनएससी में विस्तार की आकांक्षा रखता है। और यहां भी भारत और जापान एक समान पॉलिसी, एक समान नीति बनाते हुए नजर आते हैं। दोनों देशों में हाल में एक वार्ता का प्रारंभ हुआ। आरएस की प्री में परीक्षा में पहले प्रश्न पूछ लिया गया है और अभी फिर से पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश के साथ 2+2 वार्ता भारत करता है? बच्चों, जापान के साथ। 2+2 वार्ता का मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ कि 2 लोग भारत के और 2 लोग जापान के मिलकर एक टेबल पर बैठ जाएंगे और इन चारों लोगों के मध्य वार्ता का दौर प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग और इधर से भी 2 इंपॉर्टेंट लोग, ये चारों लोग मिलकर वार्ता को अंजाम देंगे। भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री, जापान के रक्षा मंत्री और जापान के विदेश मंत्री, 2 यहां से 2 यहां से, यही हुई 2+2 वार्ता और 2 देशों के बीच में हो रही है, इस भारत और जापान। तो भारत और जापान 2+2 वार्ता का प्रारंभ हुआ है और यह वार्ता दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाती है। बच्चों, एक नए प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है भारत और जापान के मध्य, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। यहां से प्रश्न पूछना लगभग लगभग पक्का है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। बच्चों, एक चीन की परियोजना है वन बेल्ट वन रोड या ओबोर की परियोजना। ये परियोजना हमने आपको चीन संबंधों में बताया था, भारत चीन संबंधों में, कि यहाँ पर इस पूरे एशिया में चीन कुछ स्थल मार्गों का निर्माण कर रहा है और इसी प्रकार इस हिंद महासागर क्षेत्र में कई उसने अवसंरचना विकास का कार्य प्रारंभ किया है, नए रास्ते बनाए हैं हिंद महासागर क्षेत्र में। ये पूरी परियोजना है चीन की ओबोर परियोजना, लेकिन भारत इसका विरोध करता है क्योंकि ये एक अच्छी परियोजना नहीं है और भारत इस ओबोर परियोजना को एक नव साम्राज्यवाद का उदाहरण मानता है। भारत को लगता है कि चीन इसके माध्यम से एक आर्थिक उपनिवेश बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत यह भी मानता है कि ओबोर परियोजना का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा सीपीईसी है, जो भारत की संप्रभुता पर चोट है क्योंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर से जाता है। भारत दूसरे देशों को बताता है कि ये ओबोर परियोजना सही नहीं है और ये भारत की ऋण से उनको घेरने की एक नीति है। चीन की उन देशों को ऋण से घेरने की एक नीति है। इस प्रकार भारत इस ओबोर परियोजना का विरोध करता है। बच्चों, ये जो देश हैं, एशिया के देश, अफ्रीका के देश, यहाँ पर भारत की एक अच्छी गुडविल बनी हुई है। भारत में विश्वास है इन सभी देशों को और लेकिन समस्या क्या है? भारत के पास इतना अधिक धन नहीं है। अगर कोई देश भारत के साथ जुड़ जाए, जो धन उपलब्ध कराए, जो तकनीक उपलब्ध कराए, तो भारत की इस गुडविल का लाभ उठाया जा सकता है। अर्थात यही वो क्षेत्र है जहां पर भारत और जापान साथ आ जाते हैं। जापान अपने वित्तीय संसाधनों के द्वारा, अपनी तकनीकी के द्वारा और भारत अपनी गुडविल के माध्यम से साथ आ गया और इस पूरे क्षेत्र में एक नई परियोजना को लागू किया गया और एक नई परियोजना जो चीन की इस ओबोर परियोजना का प्रत्युत्तर होगा। इस पूरे क्षेत्र में, एशिया से लेकर अफ्रीका तक के क्षेत्र में इस जल मार्ग का विकास किया जाएगा। नए ये जो आपको दिख रहा है लाल रंग में मैप में, ये नए जलमार्गों का विकास दोनों देश मिलकर करेंगे और इसमें पैसा लगाएगा जापान और भारत की जो गुडविल जो है बनी, साख जो बनी हुई है इस पूरे क्षेत्र में, उसका लाभ मिलेगा और सारे देश इस क्षेत्र में आएंगे, साथ मिलकर काम करेंगे और इससे इस क्षेत्र को एक ग्रोथ कॉरिडोर के रूप में, अर्थात विकास गलियारे के रूप में परिभाषित किया जा सकेगा और यह क्षेत्र एशिया अफ्रीका में एक अलग आर्थिक विकास के नए परचम लहराएगा और साथ में चीन की ओबोर परियोजना से इन सभी देशों को छुटकारा मिल जाएगा और यही उद्देश्य था इस परियोजना का। बच्चों, ओबोर परियोजना में 2 खंड थे, एक स्थल खंड और एक जलीय खंड, लेकिन जो ये एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, यहाँ पर सिर्फ इस जलीय खंड को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि ये जो जलीय जो मार्ग होता है यह पर्यावरण के हिसाब से अनुकूल होता है। यह धन के हिसाब से भी, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखें तो उस हिसाब से भी यह लाभप्रद होता है। इसलिए भारत और जापान मिलकर इस परियोजना को लेकर आए हैं और ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी परियोजना के रूप में सामने आई है। 2017 में भारत और
जापान ने मिलकर इस परियोजना का आगाज किया, जो चीन की जो 2015 में परियोजना आई इसका प्रत्युत्तर होगा और इन सभी देशों को, आसपास के सभी देशों को इससे लाभ मिलेगा। ये दोनों देशों की एक कूटनीतिक पहल भी है अगर भू राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो। चीनी प्रतिस्पर्धा, चीन को रोकने की एक नीति, चीन से आगे बढ़ने की एक कोशिश है, ये जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है वह। इस सभी के साथ एक और इंपॉर्टेंट पहलू पर हमें चर्चा करनी होगी, भारत जापान सिविल परमाणु सहयोग। बच्चों, जापान के बारे में हमने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान पर परमाणु हमला हुआ और ये परमाणु ऊर्जा का मुद्दा इसीलिए जापान के लिए अधिक संवेदनशील हो जाता है क्योंकि उसने इस त्रासदी को झेला है। इसीलिए जापान ने भारत के 1974 और 98 के परमाणु परीक्षण का विरोध किया था। लेकिन भारत को जापान से सिविल परमाणु ऊर्जा सहयोग चाहिए, भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए परमाणु ऊर्जा सहयोग आवश्यक है। और जब सारे देशों ने बैन लगा दिया था 1998 के बाद, तो हमने कहा था 2001 में इजराइल के कारण भारत और अमेरिका संबंध मजबूत होने लगे थे और 2005 में मनमोहन सिंह सरकार के समय दोनों भारत और अमेरिका के बीच में एक अलग ऐतिहासिक डील पर साइन हुए थे और वो था 2005 का भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौता। और उसमें अमेरिका ने कहा कि भारत एक अच्छा शांति प्रिय देश है और अमेरिका भारत में परमाणु ऊर्जा में सहयोग करेगा। और जब ये समझौता हो गया तो जापान के रुख में बदलाव आया और एक ऐसा देश जिसने परमाणु ऊर्जा में भारत को सहयोग ना देने का फैसला किया था, उसने अपना फैसला बदला और 2010 में भारत और जापान के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग पर वार्ता प्रारंभ हो गई। लेकिन 2011 में एक त्रासदी जापान में हो गई और वहां पर एक फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर है, परमाणु भट्टी है, वहां पर विस्फोट, वहां पर कुछ लीकेज हो गए थे, एक दुर्घटना वहां हो गई और इसीलिए ये वार्ता रुक गई। 2016 में आकर यह वार्ता संपन्न हुई और संपन्न होने के साथ ही दोनों देशों के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए और उसमें कहा गया कि जापान अब भारत को सिविल परमाणु ऊर्जा में सहयोग देगा। इस प्रकार एक ऐतिहासिक समझौता भारत और जापान के मध्य हुआ और जिससे 2017 में जापान की संसद ने भी अनुमोदन दे दिया। इस प्रकार 2017 से भारत और जापान के मध्य परमाणु ऊर्जा सहमति बन गई और यह एक लैंडमार्क अचीवमेंट है जो भारत और जापान के संबंधों को एक नए आयाम प्रस्तुत कर देता है, एक नए शिखर तक ले गया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत और जापान संबंध वर्तमान समय में 21वीं सदी के इस 2020 के समय में सबसे ऊपर चल रहे हैं, सबसे समृद्ध शक्तिशाली संबंधों के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें अब ना सिर्फ ऐतिहासिक संबंध है, ना सिर्फ राजनीतिक संबंध है, बल्कि आर्थिक संबंध और रक्षा या सामरिक संबंध भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं सभी संबंधों के साथ हम इस लेक्चर को विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास को आप अधिकाधिक शेयर करें और अपनी पढ़ाई को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं। उसके लिए हमने आपको बताया प्लस कोर्स अनअकैडमी का लें, बंसर 10 कोड का इस्तेमाल करें, 10% उस पर डिस्काउंट मिलेगा और आप हमसे डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। आपको कहीं भी कोई समस्या इस क्लास में आई है, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं या हमारी ऐप पर संपर्क कर सकते हैं। अधिकांश बच्चों ने संपर्क कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाएं, जिससे हम आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से आगे लेकर जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी का और आपके इस प्रेम और सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। All the best. Thank you.